तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। तो उम्मीद है साथियों आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आप सभी साथियों का जब कमेंट आता है, आप सभी साथी जब अपना सपोर्ट देते हैं तो उस कमेंट को पढ़कर, आपके सपोर्ट को देखकर अंदर से प्रोत्साहन आता है। और जब प्रोत्साहन आता है तो कहानी बनाने में आनंद आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं कहानी आपको अपने अंदाज में काफ़ी बेहतर तरीके से सुनाने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। तो साथियों आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के ही मठ पे यानी कि गोरखनाथ बाबा के मंदिर से महाराज योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं और आज कहानी भी उन्हीं के क्षेत्र की है। तो दरअसल गोरखपुर में एक थाना लगता है गुलहरिया थाना। गुलहरिया थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक लड़का जिसका नाम रितेश रहता है। रितेश बेहद ही हैंडसम, बेहद ही पढ़ा लिखा लड़का रहता है। अब उसके कई रिश्ते आते थे शादी के लिए, लेकिन शादी टूट जाती थी। कोई ना कोई आसपास का रहने वाला पड़ोसी उसके बारे में गलत सलत बातें बता देता था, जिससे लड़की वाले हट जाते थे। अब लड़का बेहद परेशान रहने लगा था, घर वाले भी बेहद परेशान रहने लगे थे कि आखिर अब लड़के की शादी कैसे की जाए। अब इसी बीच उसके माता पिता लड़के रितेश से कहते हैं कि एक काम करो कि तुम कुछ काम धंधा करना शुरू कर दो, बेरोजगार घर पे बैठे रहोगे तो भला शादी कौन करेगा। अब लड़का रोजगार की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा था। इसी दौरान उसका साथी अविनाश से मुलाकात होती है। अविनाश कहता है कि देखो, मेरा बड़ा भाई विदेश में रहता है, दुबई रहता है। अगर तुम चाहो तो वीज़ा बनवा लो और दुबई चले जाओ। भारत से भी ज़्यादा पैसा दुबई में तुम्हें मिलेगा और जिससे तुम्हारा परिवार भी काफ़ी खुश रहेगा और तुम्हारी जो शादी में बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अब लड़का सोचता है कि लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है। अब वो भी विदेश घूमना चाहता था। वीज़ा बनवाता है और विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद कुछ दिनों बाद अब कोविड का दौर आ जाता है। अब वह घर आता है। घर आने के बाद कुछ दिन घर पर रहता है, तभी उसके लिए एक गुलहरिया थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत उसके गांव से 40 किलोमीटर दूर एक लड़की का रिश्ता उसके लिए आता है। लड़की बेहद ही खूबसूरती की धनी रहती है, बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम अनामिका रहता है। अनामिका की उम्र 22 साल रहती है। अब लड़का सोचता है कि लड़की बेहद खूबसूरत है, फोटो वगैरह देखता है, उसे पसंद आ जाती है लड़की। घर वालों से कहता है माँ मुझे लड़की पसंद है, बिना देर किए तुम शादी कर दो। अब 2 महीने के अंदर अंदर 2020 के आखिरी नवंबर में उसकी शादी हो जाती है। अब वो अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश रहने लगता है। अब उधर 2 महीने जब घर पर गुजारने लगता है तो उसके ससुराल वाले अब उन्होंने यह सोचकर शादी की थी कि लड़का दुबई रहता है, काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा घर बार है। अब ससुराल वाले लड़के को प्रेशर देने लगते हैं कि बेटा कमाने के लिए तुम कब जा रहे हो, कब की तुम्हारी फ्लाइट है। अब लड़का परेशान होने लगता है और इधर घर वाले भी अपने लड़के को बार बार कहते कि बेटा 2-3 महीने हो गए हैं, अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए, कमाना चाहिए। अब शादी विवाह हो गया है, अब अपनी जिम्मेदारियों को खुद तुम्हें संभालना चाहिए। अब घर की भी परिस्थिति ठीक ठाक रहती है, लेकिन लड़का मजबूर होता है। अब रितेश की शादी को करीब 6 से 7 महीने बीत चुके थे। अब इस बीच उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब घर वाले भी प्रेशर देने लगते हैं कि अब बच्चा होने वाला है और तुम्हें जाकर कुछ कमाना धमाना चाहिए। अब परिवार वाले होने वाले हो, अब तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है। अब फिर से रितेश तैयारी करता है और वो विदेश चला जाता है। कुछ महीनों बाद उसकी माँ फोन करके अपने बेटे को बताती है कि तुम पिता बन चुके हो। अब वो खुश हो जाता है। खुश होने के बाद अब घर आने की तैयारी में लगता है, लेकिन कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती है। करीब 1 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद उसे छुट्टी मिलती है और अपने बच्चे और अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है और फिर घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मिलता है, काफ़ी खुश रहता है। बच्चे के साथ कई महीने गुजारता है। फिर से उसकी कंपनी से फ़ोन आने लगते हैं। फिर वो अपने कंपनी चला जाता है। कंपनी जाने के बाद इधर पत्नी अब
पति का इंतजार कर रही थी। करीब 1.5 साल गुजर जाते हैं। अब फिर जो उसका पति आने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार पत्नी फोन करती तो पति फोन भी काट कर देता था। अब पत्नी को कुछ शक होने लगता है। पत्नी मैसेज करती और कहती कि तुम फोन करो। दरअसल उस समय वह काम पर बिजी रहता। अब वह फिर से फोन करता है और अपनी पत्नी से बातचीत करता है तो पत्नी कहती है कि कम से कम 1.5 साल में घर तो आया करो, बातों से मन नहीं भरता है, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। अब इसी बीच पति फिर छुट्टी लेकर घर आता है, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता है, कुछ साल घर पर रहता है और इस बीच फिर से उसकी पत्नी अनामिका एक बच्ची को जन्म देती है। अब एक बच्ची को जन्म देती है। कुछ समय बाद बच्ची छोटी वाली जो रहती है, पहले वाली बड़ी होने लगती है, छोटी बच्ची भी बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे परिवार बढ़ गया। अब 2 बच्चियों का पिता हो जाता है रितेश। जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर वह विदेश चला जाता है। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन उसकी सास सुबह 5:30 बजे करीब उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू तुम्हारी बच्ची रो रही है और तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब अनामिका उठती है और बच्ची को चुप कराती है। बच्ची चुप नहीं होती है तो पहले तो बच्ची को डांटती फटकारती है, पीटती है। अब उसकी सास छुड़ाने के लिए जाती है। तभी अचानक से बहू हमलावर हो जाती है। आंख लाल लाल और चेहरे पर क्रोध दिख रहा था और वो अपने सास को भी पीटना शुरू करती है, झगड़ा करना शुरू करती है। अब सास वहां से चीखते हुए भागते हुए बाहर जाती है। बाहर जाकर अपने पति को बताती है। पति अंदर जाता है तो अपने ससुर के साथ भी वो झगड़ा करने लगती है। कुछ देर बाद एक पड़ोसी आता है और आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। किसी तरह वो बाहरी व्यक्ति को देखकर मान जाती है। बाद में जब सास बोलती है कि तुमने आज अच्छा काम नहीं किया, लोगों के सामने बेइज्जत किया, तो बहू बोलती है कि मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैंने इस तरह का काम किया। फिर कुछ समय गुजरता है। अब एक दिन वह फोन पर अपने पति से बातें कर रही थी। छोटा बच्चा रोने लगता है। तभी फिर से सास चुप कराने के लिए बच्चे को बाहर लेकर चली जाती है और जब अंदर लेकर आती है तो किसी बात को लेकर फिर से सास बहू में तकरार होती है और फिर बहू डंडे उठा लेती है अपनी सास को मारने के लिए। उसकी फिर से वही आंखें लाल लाल और क्रोध भरा चेहरा और सास देखकर डर जाती है। बहू कहती है कि मां, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई बाहरी साया है। मुझे अचानक से ऐसा गुस्सा आ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। अब सास जब ऐसा सुनती है तो वह एक उसकी बहुत ही अच्छी सहेली रहती है, उसकी सास की बगल में, दोनों हमउम्र रहती हैं, जाती है, उससे सारी बात बताती है। तो कहती है कि एक काम करो, पास के गांव में एक तांत्रिक है और बहुत ही चलता बोलता पुर्जा तांत्रिक है। वह जिसके ऊपर हाथ रख देता है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और उसके घर में शांति आ जाती है। अब उसकी सास उस तांत्रिक के पास जाती है और बताती है कि उसकी बहू कभी कभी किसी बात को लेकर हमलावर हो जाती है और उसका पति करीब 1.5 साल से घर नहीं आया है और उसकी आंखों में क्रोध दिखता है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और कभी कभी रातों को वह बड़बड़ाया भी करती है। अब तांत्रिक कहता है कि चलिए मैं आपके घर चलकर देखता हूँ। तांत्रिक उस महिला के घर जाता है, रितेश के घर जाता है। जाकर उसके कमरे में उसके बहू से बातचीत करता है और कुछ पूजा पाठ भी करता है। अब कुछ दिन बाद फिर धीरे धीरे बहू कुछ दिन तो शांत रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हरकत शुरू करती है। अब जब वही हरकत शुरू करती है तो उधर पति से भी फोन पर झगड़े हो जाते थे, इधर सासू से भी कलह हो जाती थी, ससुर को भी कुछ सुना दिया करती थी, बच्चों को भी पीट दिया करती थी। अब अनामिका की यह हरकत देखकर सास फिर से उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक से कहती है, बाबा फिर से मेरी बहू के ऊपर भूत सवार हो गया है, कुछ ऐसा करिए कि वह सही हो जाए। अब तांत्रिक घर जाता है और घर से सभी को बाहर निकालता है और कुछ चीजें उस महिला को खिलाकर अनामिका को अब उसके साथ बातचीत करने लगता है। बातचीत करने लगता है तो महिला धीरे धीरे अपने पुराने रंग में आ जाती है और धीरे धीरे सही होने लगती है। अब तांत्रिक बताता है कि कई महीनों तक आपके घर आकर मुझे पूजा पाठ करना होगा और बंद कमरे में करना होगा, आसपास कोई नहीं रहेगा, नहीं तो भूत इतना खतरनाक है कि हो सकता है कि उसका साया आप में से किसी पर आ जाए। अब जब तांत्रिक घर जाता था तो सभी लोग घर के बाहर चले जाते थे, दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था और तांत्रिक
कभी कभी रातों को आता था तो कभी कभी दिन में आता था और आकर उस अनामिका के साथ समय व्यतीत करता था। अब करीब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। सास देखती है कि अब उसकी बहू काफी सुधर गई है, काफी अच्छी हो गई है। अब जो भूत का साया है धीरे धीरे उससे दूर चला गया था। अब सास बहू खुश नजर आ रही थी और तांत्रिक बताता कि भूत को मैंने भगा दिया है, लेकिन अगर फिर कोई ऐसी वजह आई तो भूत का साया जो है बहुत खतरनाक है, वो फिर से आ सकता है। अब सास अक्सर कर तांत्रिक को बुलाया करती थी। तांत्रिक घर पर आता था, उसकी बहू के साथ समय व्यतीत करता था, पूजा पाठ करता था, उसका भूत भगा देता था और बहू खुश रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बहू एक दिन एक अपनी ही रिश्तेदारी में उसके अनामिका की शादी पड़ती है। वहाँ घर वाले भी गए थे और इधर बहू जिद करने लगती है सास से अपने कि मुझे भी उस शादी में जाना है। अब सास एक रिक्शा बुलाती हैं, ऑटो रिक्शा, और उसमें बहू और दोनों बच्चों को बैठाती हैं और कहती है ठीक है शादी में जाओ, समय से घर चली आना। अब लड़की अनामिका अपने उधर पति विदेश में रहता है रितेश, और इधर बहू दोनों बच्चों को लेकर अनामिका अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाती है। सब कुछ शादी अच्छी से बीतती है, लेकिन अगले दिन जब अनामिका जाने की तैयारी कर रही थी तभी घर में कुछ देर बाद रिश्तेदार जाकर देखते हैं एक कमरे में दोनों बच्चे बैठकर रो रहे हैं, अपनी माँ को खोज रहे हैं और माँ का कुछ अता पता नहीं है। अब रिश्तेदार आसपास ढूंढते हैं तो उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। फोन करते हैं तो अनामिका का फोन बंद आ रहा था। अब रिश्तेदार परेशान होते हैं, परेशान होकर उसकी सासू माँ को फोन करते हैं और बताते हैं कि अनामिका कहीं घर पर नजर नहीं आ रही है और शादी का माहौल है, बच्चे रो रहे हैं, हम आखिर बच्चों का करें तो क्या करें। अनामिका पता नहीं कहाँ चली गई है, कई घंटे हो गए हैं, उसका कुछ पता नहीं है। अब सास परेशान होकर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, उसके घर वालों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब सास फौरन पुलिस के पास जाती है। अब करीब 1 दिन गुजर जाते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता है। रिश्तेदार बच्चों को लेकर उसके सास के पास आते हैं, बच्चों को दे देते हैं और बताते हैं कि वह सुबह से ही गायब है और कल भी नहीं आई और आज दूसरा दिन है। अब सासू माँ पहुंचती हैं गुलहरिया थाना। गुलहरिया थाना जाकर वह शिकायत दर्ज कराती है कि उसकी बहू शादी में गई थी अनामिका और उसका पति विदेश में रहता है और बीच में उसमें भूत प्रेत का साया था और एक तांत्रिक आकर उसकी मदद करता था, भूत प्रेत को भगाता था। अब पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए उस रिश्तेदार के घर जाती है, पूछताछ करती है तो रिश्तेदार बताते हैं कि सुबह तो सब कुछ सही था और शाम तक, अगले दिन सुबह में, शाम को भी सही था, सुबह में वो पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं है। आसपास सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे। अब पुलिस जो कैमरामैन शादी में आया था उसको बुलाती है और फुटेज निकलवाती है। फुटेज निकलवाती है तो एक जगह अनामिका एक व्यक्ति से बात कर रही थी और बार बार उसी व्यक्ति के साथ वह नजर आ रही थी। अब कोई उस व्यक्ति को पहचान नहीं रहा था। अब सासू माँ को बुलाया जाता है। सासू माँ जब उस फुटेज को देखती हैं तो सर पकड़ लेती है। दरअसल वह कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि वही तांत्रिक जिसका नाम विनय कुमार रहता है, वही तांत्रिक रहता है और वही उस महिला अनामिका को लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि तांत्रिक अनामिका को लेकर कहीं फरार हो चुका है। अब पुलिस उसे ढूंढने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। करीब 24 अप्रैल यानी कि पिछले महीने 24 अप्रैल को लड़की घर से गायब होती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। 4 मई को पता चलता है कि दोनों तांत्रिक और जो अनामिका है दोनों की लोकेशन दिल्ली में नजर आई थी। अब पुलिस जांच पड़ताल के लिए दिल्ली की टीम की मदद लेती है। उधर दिल्ली पुलिस की टीम उन दोनों ही तांत्रिक और उस महिला को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर से वह लोकेशन बदल देते हैं और इधर पुलिस उन दोनों अपराधियों को अभी तक, दोनों अपराधी कहें या फिर प्रेमी कहें, पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस उनकी तलाश आज भी कर रही है और इधर सासू माँ को कानों कान खबर नहीं थी कि दोनों प्रेम प्रसंग में है। कोई भूत वूत का साया नहीं था, यह एक महज वहम था। पति समय अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहा था, वो विदेश में था और इधर तांत्रिक ने पति बनकर उस पत्नी को, अनामिका को जो चाहिए था उसे
उसकी खुशी दी और वो खुश रहने लगी और फिर से वह एक दूसरे को पसंद करने लगे। और तांत्रिक और वह महिला अनामिका दोनों एक समय पर शादी के बहाने शादी में जाते हैं और वहां से एक दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं। अब गांव में गोरखपुर में गुलरिया क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस अभी तक दोनों को पकड़ने में नाकामयाब है। दोनों न जाने कहां किस खंडहर में छुपे हुए हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। भूत प्रेत आत्मा के शायों में वहम में जो भी पड़ता है वह उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान रहते हैं। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है विजय प्रताप है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। दीपक पांडे हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी है, राजस्थान के रहने वाले हैं। सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। फैजन खान भाई है, राजस्थान के भी रहने वाले हैं। शाहिद अंसारी है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा, किसी भी भूत प्रेत आत्माओं के सायों में तांत्रिक और बाबाओं के पास जाने से दूर रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।